ओह। अच्छा, हम पढ़ रहे थे, इस टॉपिक को पूरा करते हैं भाई। काफी दिन हो गए। आज ठंड। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे जलवायु, और जलवायु के अंदर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। और ऋतु के आधार पर वर्गीकरण में सबसे पहले हमने पढ़ा है ग्रीष्म ऋतु, जहां पर कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हमने पढ़ी थी, लू, आंधी, भभूलिया, इस प्रकार की, और हिंद महासागर से आने वाली वर्षा भी। अच्छा, ग्रीष्मकालीन में वर्षा जो होती है उसे क्या बोलते हैं? दोगड़ा। क्योंकि ग्रीष्म के बाद में कौन सी ऋतु पढ़ी थी हमने? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी। ठीक है। जैसे मानसून, तो किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है या फिर कम होती है, ये सारा कुछ हमने लिख लिया था। अच्छा, मानसून की दिशा क्या है हमारे राजस्थान में? ये भी लिख लिया था। तो क्या हो गई? वर्षा ऋतु। अब यहां पर अगली जो वायुमंडल में घटना होगी उसे बोलते हैं आप मानसून निवर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन। यानी कि अब मानसून क्या होगा? बदलेगा। उसी को हम एक ऋतु के रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, शरद ऋतु। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। शरद ऋतु के टाइमिंग की हम बात करते हैं कि इसका समय क्या है। तो शरद ऋतु का जो समय है, देखिए, ग्रीष्म ऋतु का टाइमिंग क्या था? आप कहेंगे मार्च, अप्रैल, मई और जून, यही था। वर्षा ऋतु का टाइमिंग क्या था? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब यहां शरद ऋतु का जो टाइमिंग है वो है आपके अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है। अच्छा, वैसे देख रहे हैं क्या? तो वैसे देख लो, अक्टूबर से नवंबर। ठीक है। जो टाइमिंग है वो कौन सा है? शरद ऋतु का। क्योंकि फिर नवंबर में शुरू हो जाएगी शीत ऋतु, ठंड शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब इस शरद ऋतु में हमारे पास में पढ़ने के लिए दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। देखो बोर्ड पर, एक तो बिंदु है हमारे पास में पढ़ने के लिए मानसून निवर्तन, या फिर इसे ही आप कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन, यानी कि मानसून बदलेगा। क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा अक्टूबर से पहले यानी कि सितंबर, अगस्त, जुलाई के अंदर आपके क्या है? बारिश, बारिश के दिन है। अब जस्ट बारिश के बाद में मौसम बदलेगा, उसे आप क्या बोलते हैं? मानसून निवर्तन या फिर मानसून प्रत्यावर्तन। ये जो मानसून निवर्तन या प्रत्यावर्तन होगा, यानी कि इसके तहत हमारे राजस्थान में जो मानसून आया था कब? जून के अंदर, अब वो मानसून वापस यहां से लौटेगा। बस उसी को आप क्या बोलते हैं? मानसून निवर्तन। मानसून का लौटना क्या कहलाता है? मानसून निवर्तन या मानसून प्रत्यावर्तन। और ये जो मानसून लौटेगा, कौन सी दिशा से? कौन सी दिशा से मानसून लौटेगा वापस? मतलब राजस्थान से जाएगा। तो हमने कल यानी पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे राजस्थान में जो मानसून है वो आता है दक्षिण पश्चिम से, और वापस लौटेगा किस दिशा से? आप कहेंगे उत्तर पूर्व से। तभी तो हमने पढ़ा था कि हमारे राजस्थान में मानसून की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से क्या है? उत्तर पूर्व की ओर। यहां से प्रवेश कर रहा है और यहां से वापस बाहर जा रहा है। बस मानसून का लौटना। और ये कौन सी दिशा से? तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्व दिशा से। ठीक है। और ये मानसून का लौटना कब होगा?
तो याद रखिएगा ये जो मानसून का लौटना होगा ये धीरे 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 अक्टूबर से दिसंबर तक लौटती जाएगी। ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पूरा मानसून जाएगा। कभी बारिश होगी, बीच में फिर नहीं होगी, फिर वापस होगी। पूर्ण रूप से मानसून कब तक जाएगा? यहां से दिसंबर तक। एक क्वेश्चन यहां से आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में लौटते हुए मानसून से कुल कितने प्रतिशत बारिश होती है? और ऑप्शन आता है 90%, 75%, 25% या 10%। क्वेश्चन सुना? क्वेश्चन क्या है? लौटते हुए मानसून से राजस्थान में कितने प्रतिशत बारिश होती है? तो आपको याद रखना है, लौटते हुए मानसून से मात्र कितने प्रतिशत? 10%। मतलब मानसून से राजस्थान में कितने प्रतिशत बारिश होती है? 90%। अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है ना, उससे कितनी बारिश होती है? और लौटते हुए मानसून से कितनी होती है? जाऊं तो फुहारा ठोक दे, है ना, कि भाई बारिश जाने वाली, लेकिन जाने से पहले जीरे को खराब कर ही दिया। तो यहां पर नोट लग गए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। जस्ट यहां नोट लगा के लिखना है। लौटते हुए मानसून से राजस्थान में कुल वर्षा का 10% किससे होता है? लौटते हुए मानसून से। तो एक तो शरद ऋतु में ये पॉइंट है। अब देखिए यहां पर आप बोर्ड पर देखिए थोड़ा सा। अब यहां पर चर्चा क्या है? मानसून की। हम कह रहे हैं कि शरद ऋतु में हम जो घटना पढ़ रहे हैं वो है मानसून निवर्तन, यानी कि लौटता हुआ मानसून। तो यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे कि ये जो मानसून लौट रहा है, यानी कि ये जो मानसून जा रहा है, तो आपके सामने यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक, और एक क्वेश्चन बनता है न्यूनतम। फिर इनमें से अलग अलग दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अचानक से आपको कह नहीं सकते ना 4 क्वेश्चन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मानसून ठहरता है, और एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मानसून ठहरता है। यहां पर भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में न्यूनतम मानसून ठहरता है, और कौन से जिले में राजस्थान में न्यूनतम मानसून ठहरता है। मानसून की चर्चा है ना। तो आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान में यदि हम मानसून की बात करते हैं तो देखिए ये है हमारे सामने प्यारा सा राजस्थान। ठीक है ना 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 और क्या तो देखो राजस्थान में मानसून आ किधर से रहा है? तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान में मानसून की दो शाखाएं हैं। एक शाखा है इधर से जो कि आती है आपके अरब सागर से, एक शाखा है इधर से जो कि आती है बंगाल की खाड़ी से। लेकिन हमने कल पढ़ लिया था पिछले सेशन में कि आती सबसे पहले ये है, लेकिन ठहरती सर्वाधिक ये है। यानी कि दोनों ही शाखाएं हमारे राजस्थान के किस भाग से प्रवेश करती है? दक्षिण से, और यहां से प्रवेश करती है। तो इसका मतलब मानसून हमारे राजस्थान में यदि कहीं ठहरेगा तो वो स्थान कौन सा है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। सर्वाधिक मानसून हमारे राजस्थान में यदि कहीं रुकेगा तो वो कहां रुकेगा? हमने पढ़ा था, वैसे मैंने आपको हमारे राजस्थान में मानसून की प्रकृति बताई थी मानसून की प्रकृति।
अरे मतलब आवे मोड़ी है जावे पहली है, देरी से आना और जल्दी से जाना, यानी कि यहां से आएगा ये, और बंगाल की खाड़ी का ही वो मानसून है जो हमारे राजस्थान के अंदर कहां तक पहुंच पाता है, पश्चिम। पश्चिम में यहां पर जो तहसील है, स्थान है सम, यहां तक पहुंचता है, तब तक वापस रवाना हो जाता है। यहां तक के ये बादल आए वापस चले गए। इसीलिए सम में कभी बारिश होती है और कभी नहीं होती है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि सम जो है वो वनस्पति रहित क्षेत्र है, वहां पर केवल धोरे हैं। हाँ, बस। तो मतलब सबसे कम जो मानसून ठहरेगा वो दिशा पूछेगा तो कौन सी है, और जिला पूछेगा तो कौन सा है, जैसलमेर। बिल्कुल। तो यहां पर लिखो ये डायग्राम। अच्छा, क्षेत्र पूछेगा सर्वाधिक, यहां पर एक शब्द लिख दूं क्या, या यहीं पर लिख दूं ऊपर भाई, हेडिंग है राज्य में मानसून ठहरता है या फिर रुकता है। ठीक है, तो आपके सामने ये बात है कि क्षेत्र पूछे सर्वाधिक तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण, या फिर जो भी ऑप्शन में हो दक्षिण पूर्वी। जिला पूछेगा तो कहां पर, झालावाड़। सर्वाधिक बारिश यहीं तो होती है, इसलिए मतलब मानसून सर्वाधिक यहीं है। और न्यूनतम क्षेत्र पूछेगा तो कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। और न्यूनतम कौन से जिले में ठहरेगा, तो जैसलमेर। ये बात हुई है पूरी उस लौटते हुए मानसून से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, ये आया पूरा समझ में, और वो भी आ गया कहां पर ठहरेगा और कहां पर नहीं। तो इसी शरद ऋतु में एक घटना होती है और जिसे आप पढ़ते हैं कार्तिक हिट के रूप में, कार्तिक हिट। और ये जो कार्तिक हिट है ये क्या है, तो याद रखना है कि ये घटना होती है अक्टूबर माह में। देखना, जब अक्टूबर माह आएगा ना, तब आप अपने रूम में रात को जब सोएंगे तो पंखा चला के सोएंगे, और मजे की बात यह है कि रजाई में मुंह डाल के भी सोएंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइमिंग है जब पंखा भी चलते रहना है और रजाई भी ओढ़ के रखी है। फिर रात में क्या होगा कि अचानक से तापमान बढ़ेगा, तो आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। फिर बस, तो वो है कार्तिक हिट। अक्टूबर माह में तापमान का रात्रि में अचानक बढ़ना, कि नींद लेने का मजा इसी माह में है। लिख लिया? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, है?
चले आगे, चलिए लिखिए। तो मौसम बदल गया है, ठंड आ चुकी है, यानी कि अब जो ऋतु हम पढ़ेंगे वो कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। ये तो मौसम चेंजमेंट का है। अब आएगी शीत ऋतु, और शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है नवंबर से। नवंबर से लेकर फरवरी तक जो ऋतु चलती है वो कौन सी है? शीत ऋतु। फरवरी तक आप कोट वोट पहन के आएंगे, फिर नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा ये लिखा ना, आगे ये भी लिखना आपको, ये लिखो, ये लिखो। नहीं, एक टॉपिक को कम से कम आपको रिवीजन तो करते रहना है 4-5 बार। ठीक है, हाँ पूजा, हाँ वही से ही शुरू है सही फिर। ठीक है, ठीक है, हाँ वो कोई क्लास ऊपर नीचे हो गई होगी। हाँ नहीं, देखिए फॉर्म तो एलडीसी में आप सारे भरेंगे। जिसने सीटी एग्जाम दिया है वो सारे फॉर्म भरेंगे, नो डाउट। लेकिन वो लेगा 15 गुना ही। अब आप उस रेंज में कहां तक आते हैं? फॉर्म तो सारे भरेंगे, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भरेंगे। जिसने सीटी का एग्जाम दिया है ना, वो फॉर्म भर सकता है इसमें। लेकिन शामिल आगे चलकर उन्हीं को करेंगे जो 15 गुना होंगे उस पद के। तो फॉर्म तो भरना है, फॉर्म तो भरना ही है, चाहे एलडीसी हो और चाहे पशु परिचर हो। कहां लगेगा? वो हो गया था ना पहले, वन टाइम। हाँ सुनिए सही, लिख लिया। तो चलो हेडिंग डालो, ठंड, मतलब शीत ऋतु। तो हेडिंग डालो, शीत ऋतु, शीत ऋतु। सबसे पहले शीत ऋतु का टाइमिंग। तो शीत ऋतु का समय क्या है? समय है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फरवरी तक ठंड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शरद वो है जब मौसम चेंजमेंट है। फिर यहां तक नवंबर तक पहुंचते पहुंचते मौसम क्लियर हो जाता है कि अब ठंड पड़ेगी, कोट को पहन लो। ठीक है, तो ये है समय। अब शीत ऋतु के अंदर जो प्रमुख घटना हमें पढ़नी है, प्रमुख घटनाएं जो कि इस ऋतु के अंदर वायुमंडल में घटित होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एक तो है मावठ। अब क्या आएगी? मावठ। अच्छा दूसरी बात,
यहां जो दूसरी घटना होगी वो होगी आपकी फेवरेट, गुलाबी सर्दी। और तीसरी जो घटना होगी वो है आपके, इसी समय आएगी शीतलहर। बस फिर बीमार आप। ठीक है, लिख लिया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण घटना है, केवल बोर्ड पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मावट। मावट से क्वेश्चन आना तय है एग्जाम में। 70% यही चांस होता है कि जब इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है तो वो इससे एक जरूर उठाता है, मावट से। अब देखो बोर्ड पर, ये लिख लिया ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मावट। मावट, मावट से देखो, मावट से क्वेश्चन बनते हैं आपके बहुत सारे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, तो देखो, मावट। मावट से आपके दिमाग में आएगा पहला क्वेश्चन, और आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्या है, मावट क्या है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, मैं कहूंगा ये है, तो आप कहेंगे सर ये कहां से आती है, कहां से आते हैं ये। फिर आप पूछेंगे सर कौन लाता है इनको। ये तो पूछेंगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये क्या है, कहां से, और कौन लाता है। फिर मैं कहूंगा ये लाता है, तो आप कहेंगे सर कब लाता है, कब आता है। फिर आप कहेंगे सर ये आता है तो इसमें हमारा क्या फायदा है, ये किसके लिए लाभदायक है। फिर आप कहेंगे सर फिर इसका एक कोई अन्य नाम भी तो होगा, वो भी हम देख लेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं मावट से। देखो, सबसे पहली बात कि मावट क्या होती है, तो याद रखना है आपको कि शीतकालीन जो वर्षा होती है उसे आप बोलते हैं मावट। शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा कहलाती है मावट, जैसे राजस्थान में ग्रीष्मकालीन वर्षा कहलाती है दोगड़ा। ठीक है, मानसून से पहले होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, दोगड़ा। ये है शीतकालीन वर्षा क्या कहलाएगी, मावट। अच्छा, ये कहां से आती है, तो याद रखिएगा ये जो मावट है ये आती है भूमध्य सागर से। कहां से आती है ये, भूमध्य सागर से। देखो, ये हमारा राजस्थान, ये उत्तर दिशा है, और ये कौन सी दिशा है, और ये कौन सी है, पूर्व, और ये क्या है, दक्षिण। अब ये जो शीत ऋतु होगी ना, तो यहां से तो मानसून की शाखाएं आती है, यहां से अरब सागर और यहां से बंगाल की खाड़ी। शीत ऋतु में कुछ इधर से आएगी और कुछ इधर से आएगी। इधर अफगानिस्तान मतलब भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से पौने उठेगी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जो वर्षा होगी, यही वर्षा क्या कहलाती है, मावट। शीत ऋतु में
भूमध्य सागर से पवनें उड़ती है, जो कि आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए हमारे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में आती है और यहां पर क्या करती है, बारिश। क्योंकि अरब सागर से तो अरावली के समांतर है, इसलिए यहां बारिश नहीं होती है। लेकिन बदई हो यहां पर क्या हो गई, मावट। क्या हो गई, तो यहां पर हमारे सामने दो क्वेश्चन हो गए कि एक तो महावट कहां से आती है, भूमध्य सागर से, लेकिन हमारे राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, उत्तर पश्चिम में। याद रखना, लेकिन वो आगे लिखूंगा मैं, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। नहीं, नहीं होंगे, नहीं होंगे। कौन लाता है इसको, तो याद रखिएगा कौन सी दिशा है, पश्चिमी। तो इसको लाने में सहायक होता है पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती पवने। वो उड़ती है और हमारे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर बारिश होती है। कब आती है ये, तो ये आती है दिसंबर से जनवरी। और ये आती है तो किसको लाभ होता है, तो लाभ होता है रबी की फसलों को, रबी की फसलों। और लेकिन ज्यादा फायदा किसे है, गेहूं को। रबी में यदि फसल पूछे तो कौन सी, गेहूं। ऐसे तो रबी की सारी फसलों को है लाभ, लेकिन सबसे ज्यादा किसे लाभ है, गेहूं को। इसीलिए आप देखते हैं कि इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स, यानी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सुनहरी बूंदे। हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी परियोजना है जिससे सर्वप्रथम बूंद बूंद सिंचाई, फंवारा पद्धति से सिंचाई, टपकन पद्धति से, नर्मदा नहर। और उसकी लंबाई कितनी है पता है आपको, नर्मदा नहर परियोजना की कितनी है, शाबाश। तो आपके सारे क्वेश्चन यहां क्लियर हुए, हो गए ना, हो तो गए। अन्य नाम, लाभ, कब, कौन, कहां। और एक नोट करके आपको लिखना है, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी भाग में मावट। ठीक है, उतारिए। हम्म। मावट बिल्कुल। लिख लिया, तो पहली घटना हो गई। अब घटना होगी शीतलहर की।
या फिर गुलाबी सर्दी? चलो एक बार आपकी गुलाबी सर्दी कर दे। गुलाबी शहर, गुलाबी सर्दी, गुलाबी घनघोर, इनको सब आता है। गुलाबो। हम्म। लिखे आगे। ये लिखा नोट करके। चलो हेडिंग डालो, गुलाबी सर्दी। गुलाबी सर्दी, गुलाबी घनघोर, गुलाबी शहर, गुलाबी आंखें। काफी है। हाँ। नहीं नहीं, वो मैं बता दूंगा। मैं बता दूंगा। गुलाबी सर्दी। गुलाबी सर्दी देखो, गुलाबी जो सर्दी है ये क्या होती है? तो गुलाबी सर्दी क्या होती है? जो गुलाबी होती है बस वही गुलाबी सर्दी होती है। ऐसा नहीं होता है। गुलाबी सर्दी होती है दीपावली के आसपास, दीपावली के आसपास हल्की सर्दी, वो क्या कहलाती है? गुलाबी सर्दी। आप याद करो दीपावली का त्योहार, दीपावली के त्योहार में रात को फटाके और सुबह रामासामा, रामासामा के दिन सुबह नए कपड़े, उस नए कपड़ों के ऊपर कोट और स्वेटर नहीं पहनेंगे, दिखाना भी तो है ये पहना है ना? वो जो सर्दी है वो कौन सी है? गुलाबी सर्दी। ठीक है। और नोट करके दो चार गुलाबी और लिखा देता हूं। लिखो इसमें, ये लिख लो। और बाकी आपको पता है ये गुलाबी शहर कौन सा है? गुलाबी शहर, बिल्कुल। कौन सा? जयपुर। एक लिखो, गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद। लिखो। पूजा कछवा। अच्छा, इनकी बात का ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। चलो। हाँ, मीठी सर्दी है ये। कौन सी सर्दी है ये? मीठी सर्दी, मजा आता है। ठंड लग रही है लेकिन मजा आ रहा है।
होता है ना ऐसा। हेडिंग डालो शीतलहर। क्या है? शीतलहर। हमें लगता है जी। बाकी शीतलहर देखिए। शीतलहर। देखो शीतलहर का क्या मामला है। शीतलहर क्या है? ये देखो, ये दिशा है उत्तर और ये है आपके क्या, पूर्व। शीतलहर, ये शीतलहर कहां से आती है? और दूसरी बात, ये शीतलहर क्या है तो याद रखिएगा, बिल्कुल शाबाश, साइबेरिया और साइबेरिया रूस, साइबेरिया रूस से शीत ऋतु में आने वाली जो ठंडी पवने हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? शीतलहर। और हमारे राजस्थान में यह शीतलहर कहां से आती है? उत्तर पूर्वी से। और आते ही इसका सर्वाधिक प्रभाव जिस जिले पर पड़ता है वो जिला कौन सा है? चूरू। इसीलिए आप देखते हैं कि सर्वाधिक ठंड में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? चूरू, क्योंकि उस पर किसका प्रभाव है? शीतलहर का। तो शीतलहर क्या है तो लिखो, साइबेरिया रूस से आने वाली ठंडी पवने क्या कहलाती है? शीतलहर। कौन सी दिशा से? हमारे राजस्थान में, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी। और इसका प्रभाव कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा चूरू। चूरू लिखिए। इसीलिए चूरू क्या है? सबसे ठंडा जिला। सबसे ठंडा स्थान मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था, माउंट आबू। इसीलिए उसको बोलते हैं राजस्थान का शिमला। राजस्थान का कश्मीर किसे बोलते हैं? उदयपुर को। ठीक है। दीपक सिंह, ये जो नंबर आ रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, इन पर आप कॉल करिएगा, ठीक है। ये लिख लिया आपने, शीतलहर क्या होती है, कौन सी दिशा से, और इस पर प्रभाव। लिख लिए तीनों बातें? तो तीन जो घटनाएं हैं वो आपने लिख ली, ठीक है। अब देखिए, इतनी सारी बातें आपने पढ़ी, तो हमारे राजस्थान में एग्जाम में आपको पूछेगा किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? वो नहीं, वो तो है ही, लेकिन यहां ऑप्शन में है ही नहीं वो। ऑप्शन के अंदर है, देखो पहला ऑप्शन कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है। ऑप्शन नंबर एक सम जलवायु, ऑप्शन नंबर बी विषम जलवायु, ऑप्शन नंबर सी सम व विषम दोनों जलवायु, और ऑप्शन नंबर डी मंठागोनी।
तो लिखो, नोट करके लिखो। ये लिख लिया, नोट करके लिखो, नोट करके लिखना है। लिखो, राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु। राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है। लेकिन आपको याद रखना है, उदयपुर जो है ना, उदयपुर, उदयपुर सम जलवायु वाला जिला है। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि उदयपुर में एक स्थान है, कौन सा? डबोक। नाम सुना है कभी? हाँ, डबोक महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। राजस्थान का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है ये। कौन सा? और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। दूसरा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? डबोक। राज्य में दूसरा सबसे ठंडा स्थान, याद रखिएगा कौन सा है? डबोक। ठीक है, याद रखिएगा। डबोक उदयपुर में, डबोक में ना महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, यहां पर पता ही है आपको। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। लिखो, सर जी आपने रणथंबोर जो उद्यान है उसमें जो मुख्य आदमी आए, लिखूंगा ना आपको, वन्य जीव अभियान, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्वे, कंजर्वेशन रिजर्वे, आखेड निषेध क्षेत्र, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, उसमें लिखूंगा। ठीक है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा लिख लिया। तो ये सारी बात हो गई, बधाई हो आपके। जलवायु हुई है, लेकिन किस आधार पर हुई है? अभी ऋतु के आधार पर। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए, राजस्थान में जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। दूसरा कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। और जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है, याद रखिएगा, यह वर्षा के आधार पर है। किस आधार पर है? इसका आधार क्या है? वर्षा। और यदि दो दो ऑप्शन में आएंगे, एक आए वर्षा, वर्षा आए तो वर्षा करना है, वरना वनस्पति। ठीक है, पहली वरीयता किसको देनी है? वर्षा को। वर्षा वे वनस्पति के आधार पर जो जलवायु का हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ये कितने प्रकार से है? तो याद रखिएगा, ये 5 प्रकार से है। कितने प्रकार से है? 5 प्रकार से। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, नंबर 1 हम पढ़ेंगे वो है शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है आपके सामने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो है आपके उपाद्र जलवायु प्रदेश। चौथा जो हम पढ़ेंगे वो है आपके सामने आर्द्र जलवायु प्रदेश। और नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे वो है आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, कितने प्रकार से है? 5 प्रकार से। ठीक है, मैप बना के और 1 2 लेके आ जाओ, 140 मैप।
ठीक है, लिख लिए। तो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण नवीनतम मैप के माध्यम से बताऊंगा, सारी कुछ बातें लिखूंगा, नए जिले कौन कौन से सब कुछ लिखूंगा, आपको बिल्कुल निश्चित रहना है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है वो किस आधार पर है, वर्षा के आधार पर। और पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क, तीसरा है उपाद्र, चौथा है आर्द्र और पांचवा क्या है, अति आर्द्र। सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे कम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है, शुष्क, और सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा है, अति आर्द्र। ठीक है, यदि मैं आपके सामने रफली बनाऊं, रफ, हाँ पूछेगा ना कि कौन सा जिला शुष्क में है, निम्न में से वह जिले जो उपाद्र में हैं। देखो रपली तो यह है कि यहां पर है आपके शुष्क, नहीं बनाना है, आपको मैप दिया जाएगा अभी, उसमें लिखूंगा मैं। उसके बाद में क्या है, अर्ध शुष्क, उसके बाद में आप पढ़ेंगे उपाद्र, फिर आप पढ़ेंगे आर्द्र, और उसके बाद में पढ़ेंगे आप अति आर्द्र। ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। कई बार एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है, देखो पूछेगा कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु है, अति आर्द्र। वो पूछेगा राजस्थान के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, शुष्क। वो पूछेगा अरावली क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, उपाद्र। और वो पूछेगा मैदानी प्रदेश में किस प्रकार की, आर्द्र। इस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो ये लिख लिया आपने। चलिए निकाल लीजिए मैप, और मैं भी निकाल लेता हूं, ये लो। देखो देखो इधर, इसमें जो पहला भाग में लिखा रहा हूं वो है आपके कौन सा, शुष्क प्रदेश। बोर्ड पर देखना आपको, ठीक है, बोर्ड पर देखना, बिल्कुल बोर्ड पर देखना। जो 5 भाग है उसमें जो पहला भाग है उसका नाम क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क का मतलब होता है सूखा क्षेत्र, और वो सूखा क्षेत्र कौन सा है, जहां पर बारिश नहीं होगी, सिंपल सी बात है। और ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, इस मैप के अंदर शुष्क जलवायु प्रदेश कहां है, तो देखिए आपको अपने मैप में जो लाइन ड्रॉ करनी है बाद में, वो पहले यहां देखो, ये है और एक ये है, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मिला दीजिए। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, शुष्क जलवायु प्रदेश। मिला लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, अब देखो लिख लिया ना। अब देखो इधर मिलाओ, मिलाओ, केवल केवल मिला लो, और इधर देखो, ठीक है। देखो इधर देखिए, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जो जलवायु प्रदेश है, पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि इस शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा कितनी है। तो आप कहेंगे सर वर्षा की जो मात्रा है वो है 0 से लेकर 20 सेमी। कितनी है, 0 से लेकर 20 सेमी औसत जो वर्षा है वो जिस प्रदेश में होती है वो कौन सा है, शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए जैसलमेर, दूसरा जो आएगा पूर्णतः वो आ जाएगा अनूपगढ़, तीसरा जो आएगा
वो आएगा आपके बीकानेर का, देखो उत्तर और पश्चिमी भाग। बीकानेर का ज्यादा भाग इसमें नहीं है शुष्क में, बीकानेर का ज्यादा भाग इसमें है अर्ध शुष्क में। यहां पर आप देखेंगे तो नंबर 4 है आपके सामने फलोदी, और फलोदी का उत्तर पश्चिमी भाग इसमें आता है। और थोड़ा सा आप देखेंगे तो और किसका भाग आ जाएगा, बाड़मेर का। लेकिन आपको पूछे कि बाड़मेर निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है, तो शुष्क का नहीं, वो अर्ध शुष्क का है। क्योंकि देखिए बाड़मेर सर्वाधिक किसमें आएगा, अर्ध शुष्क में। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपको पूछेगा कैसे वो मैं बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो समझ में आया, वर्षा की मात्रा क्या। दूसरा क्वेश्चन आए कि निम्न में से वह जिला जो शुष्क जलवायु प्रदेश का भाग है, और ऑप्शन में आएगा आपके सामने पहला जोधपुर। पहला ऑप्शन क्या आएगा, जोधपुर। दूसरा ऑप्शन आएगा आपके सामने वो आएगा बाड़मेर। तीसरा ऑप्शन आएगा आपके सामने गंगानगर, और चौथा ऑप्शन आएगा आपके सामने जैसलमेर। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है। सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर ये देखिए पूरा जैसलमेर ही किस में आता है, शुष्क में। ठीक है, यहां पर यदि ऑप्शन ऐसे भी आ जाए, बीकानेर की जगह आपके सॉरी गंगानगर की जगह ऑप्शन में कौन सा आ जाए, बीकानेर, तो भी इस प्रश्न का तो आंसर क्या होगा। लेकिन आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह जिला, निम्न में से वह जिला जो शुष्क जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है और सेम ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका यहां पर आंसर हम इसके अनुसार देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जोधपुर। क्योंकि कुछ भाग बाड़मेर का भी आता है, कुछ भाग बीकानेर का भी आता है, और जैसलमेर का भी आता है। वो प्रश्न क्या पूछ रहा है वो समझना है आपको, समझे। तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें, लिखो, नहीं देखो, नो लिखो। जैसलमेर, दूसरा अनूपगढ़, तीसरा आप लिखेंगे बीकानेर। लेकिन यहां पर लिखना है बीकानेर में कि बीकानेर का केवल कौन सा भाग आ रहा है, उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, अच्छा उत्तर भी नहीं आ रहा है, केवल पश्चिम भाग आ रहा है। कौन सा भाग आ रहा है, केवल बीकानेर का पश्चिमी भाग आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में फलोदी, कौन सा आ रहा है, फलोदी। ना ना ना, कॉपी में लिखना है, नक्शे में तो केवल ये लाइन खींचनी है, लिखना आपको कहां पर है, कॉपी में। हाँ, और फलोदी देखो, फलोदी का कौन सा भाग आ रहा है, उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग फलोदी। और उसके अलावा कौन सा है, बाड़मेर का बस हल्का सा भाग। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना है बाड़मेर मतलब हल्का सा भाग, बाड़मेर का उत्तरी भाग, कि बाड़मेर कोस्ट में लिख दिया हल्का सा भाग, ये क्षेत्र आते हैं। बाकी आपको पूछा जाए ना, यहां नोट करके लिखूंगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो पूर्णतः शुष्क जलवायु प्रदेश का भाग है, जैसलमेर। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, देखो कि राजस्थान का कौन सा जिला शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कहलाता है, जैसलमेर। दो बातें लिखो, फटाफट लिखो, दो बातें। नक्शा कैसे भी करके, और जिनके पास में मैप नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लिखा रहा हूं ना उसके बाद में आप मैप देखना डाउनलोड करके। ठीक है, गूगल से आप कुछ भी डाउनलोड करते रहते हैं ना, तो वहां से मैप डाउनलोड करना। ठीक है,
तो आपने क्या लिखी, औसत वर्षा लिख ली, यानी वर्षा की मात्रा कितनी है। फिर आपने ये लिख लिया कि कौन सा क्षेत्र है। अब देखो क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। राजस्थान की वह जलवायु जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, शुष्क जलवायु, कैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि रेड क्लिप रेखा के साथ राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु, जैसा उसका मूड है। और मूड, हाँ, आपको कैसे पता लगा, खराब ही रहेगा उसका। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो अगली बात यहां पर, इसीलिए मैं आपको अलग अलग करके लिखवा रहा हूं, ठीक है, एक साथ में सारा कुछ नहीं लिखाया। दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात कि यहां जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहां पर वनस्पति किस प्रकार की है। तो लिखना, यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति है आपके मरूदभिद। किस प्रकार की वनस्पति है, मरूदभिद वनस्पति, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं जीरोफाइटस। क्या बोलते हैं, आपको पूछा जाएगा जीरोफाइटस यानी कि मरूदभिद वनस्पति कहां पाई जाती है, तो आप लिखना पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, वनस्पति। और यहां पर लिखना कौन से क्षेत्र में है, पश्चिमी राजस्थान। मरूदभिद वनस्पति का मतलब होता है कंटीली वे शुष्क वनस्पति। कंटीली वे शुष्क वनस्पति है। यहां पर जो भी वनस्पति है वो थोड़ी कंटीली है। कंटीली का मतलब समझते, जैसे आप झाड़ का देखे जगह बोर लागे, बेर, तो बेर तोड़ने के लिए हाथ डाला और वापस खींचा तो कांटा लग गया। हाँ, लिख लिए। तो तीन बातें क्लियर हो गई। एक तो यहां औसत वर्षा क्या है, कौन कौन से जिले आते हैं और किस प्रकार की वनस्पति है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कोई सा भी पेपर, किसी भी वर्ष का पेपर उठा लेना आप, ठीक है। घास है वो हम आगे पढ़ेंगे, घास घास एक साथ पढ़ूंगा, सारी घास एक साथ पढ़ूंगा, इसलिए उस दिन कट्टा लेकर आना है और यहां से घास भर के जाना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब हम नंबर 2, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पर देखो, ये देखो इधर, ये सांचोर, सांचोर, और इधर देखो यहां सांचोर अभी नहीं खींचना है, केवल देखो यहां पर टिक करना है सांचोर और यहां पर टिक करना है झुंझुनू, और बस खींच दो। ये क्षेत्र आता है किसमें, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, जो भी आ रहा है सारा ही। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कल, ये कल पढ़ेंगे भाई, ये कल पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे। चलो।